अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और इर्तिका लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे छूने के हिस्स का इर्तिका कैसे हुआ। तो इससे पहले हम विजन, सूंघने के हिस्स, चखने के हिस्स, इस किस्म की जो हिस्सियात हैं उनकी बात कर चुके हैं। तो जो 5 ट्रेडिशनल हिस्सियात हैं, हिस्सियात और भी हैं, आज हम थोड़ी ये भी बात करेंगे कि और कौन सी हिस्सियात हैं। लेकिन जो 5 ट्रेडिशनल हिस्सियात हैं उसमें छूने की हिस्स जो है ये आखिरी है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हिस्सियात की प्रोसेसिंग हमारे नर्वस सिस्टम में और दिमाग में कैसे होती है और दिमाग का इर्तिका कैसे हुआ और ये जो नर्वस सिस्टम है इसका इर्तिका कैसे हुआ। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की और जेनेटिक्स की, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, कि हम इंफॉर्मेशन जो लेते हैं जीनियात से फॉर एग्जांपल या बायोकेमिस्ट्री से, और फिर हम जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनाते हैं या जीनियात का जो डाटा है उसको हम एनालाइज करके उससे हम कैसे मालूम करते हैं कि कौन सी स्पीशीज का कौन सी दूसरी स्पीशीज के साथ क्या इर्तिकाई ताल्लुक है। इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की बात जो है, आज का लेक्चर जो है वो छूने की हिस्स पे, यानी सेंस, जो हमारे जो छूने की हिस्स है, सेंस ऑफ टच, उसका इर्तिका कैसे हुआ। तो ये जो हिस्सियात हैं, जैसे हमने पहले कीमो रिसेप्शन की बात की थी, या ये जो छूने के हिस्से है, ये बहुत ही पुरानी हिस्सियात हैं जो अरबों साल पहले जब यखुल्वी जानवर इर्तिका पजीर हुए, शुरू में आगाज हुआ और फिर उनमें जीनियाती म्यूटेशंस की वजह से प्रोलिफरेशन हुई, नई नई काबिलियतें उनमें बनी। तो उसमें से एक काबिलियत जिसका इर्तिका बहुत जल्द हो गया था वो है छूने की हिस्स। तो छूने की हिस्स खलियों में, एक तो आप इस तरह से इसे समझ लीजिए कि खलिए को अपने अंदर और बाहर के माहौल को अलग रखना होता है, और खलिए की जो झिल्ली है वो इसीलिए होती है कि अंदर और बाहर का माहौल जो है वो अलग अलग रहे। फिर उन यखुल्वी जानवरों से, जानदारों से जब कसीर खुल्वी जानवरों का इर्तिका हुआ, तो ये जो छूने की हिस्स थी जो यखुल्वी जानवरों में मौजूद थी पहले से, वो भी साथ आई। यानी जो हम इब्तदाई खलिए जो हैं उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो उनमें ये इसे मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल कहते हैं। अभी हम इस पे तफसील में बात करेंगे। तो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें भी वही काबिलियत फिर जाहिर है इर्तिका के साथ साथ जो पहले से काबिलियत मौजूद थी वो आई, और न सिर्फ वो आई बल्कि उनमें फिर मजीद तब्दीलियां हुई। तो कसीर खलवी जानवरों में सी एलिगेंस सबसे सादा जानवर समझे जाते हैं, जो समुद्र में होते हैं, कीड़े की तरह, छोटे छोटे कीड़ों की तरह होते हैं। इनमें ले दे के गिनती के तकरीबन 104 न्यूरॉन होते हैं, जिनमें से सिर्फ 6 न्यूरॉन ऐसे हैं जो टच के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो अभी हमने तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे बाद फिर जब जैसे जैसे मजीद पेचीदा जानवर इर्तिका पजीर हुए, मतलब मछलियां इर्तिका पजीर हुई, उनमें ये काबिलियत और बढ़ गई। फिर उससे टेट्रापॉड्स जब खुश्की पर आए, हमारे कदीम अजदाद यानी मछलियों की कुछ किस्में जो फिर टेट्रापॉड्स में इवॉल्व हुई, तो जब वो पानी से खुश्की पर मुंतकिल हुए, तो अब खुश्की में हमने पहले बात की थी कि खुश्की, ये हवा की जो खसूसियात हैं वो पानी से मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए फिर नई काबिलियतें इर्तिका पजीर हुई जो उस नए माहौल में जानवरों की बका के लिए फ़ायदेमंद थी। उसके बाद फिर टेट्रापॉड से जब मैमल्स बने, तो मैमल्स में वही तमाम किस्में टच सेंसिटिविटी की जो टेट्रापॉड्स में थी वो आई, लेकिन उनमें फिर मजीद इजाफे हुए। तो बुनियादी जो है वो हम आखिर में इसको रैप अप करेंगे, तो फिर इसको कवर करेंगे कि छूने के हिस्स के जो सेंसर हैं उसको पीजो चैनल कहते हैं, और वो यखुल्वी जानवरों में भी पाए जाते हैं। और टच फिर उसके बाद कसीर खुलियों जानवरों में जब इर्तिका पजीर हुए, तो इसी बेसिक आयन चैनल की मुख्तलिफ किस्में इर्तिका पजीर हुई, और उसके अलावा फिर नई किस्में भी इर्तिका पजीर हुई जो जैसे मैमल्स में पाई जाती हैं, वो किसी और जानवर में नहीं पाई जाती। तो शुरू से अगर शुरू करें तो यखुल्वी जानवर को इस बात को सेंस करने की काबिलियत चाहिए थी। अच्छा लफ्ज नहीं है क्योंकि इवोल्यूशन किसी के चाहने से नहीं होता, लेकिन ये मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि अगर आप यखुल्वी जानवर को तस्वुर करें तो उसके अंदर एक जो खलिया है, खलिया का होल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह है जो वो भी माया हालत में है, और बाहर पानी है क्योंकि ये सब कुछ समुद्र में हो रहा था, राइट। पहले 3-3.5 अरब साल तक जिंदगी समुद्र में रही थी। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी कसाफत ज्यादा है
और बाहर जो पानी है उसकी कसाफत कम है, राइट? तो ये जो होल है ये अंदर और बाहर के माहौल को अलग अलग रखता है। लेकिन आपको पता है कि पानी खलिए के अंदर से बाहर जा सकता है, बाहर से अंदर आ सकता है। उसके अलावा पानी की एक खसूसियत आपको इल्म है, एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का प्रोसेस, कि पानी हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे अगर पानी में दो अलग अलग पानी के बीकर हैं, एक में नमक की कसाफत ज्यादा, एक में नमक की कसाफत कम है, और फिर एक परमिएबल बैरियर से उन दोनों को अगर मिला दें तो पानी उस तरफ जाएगा जिस तरफ नमक की कसाफत ज्यादा है, क्योंकि कोशिश पानी की ये होती है कि दोनों तरफ कसाफत बराबर हो जाए, राइट? तो खलिए के अंदर, अब चूंकि समुंदर नमकीन है, खलिए के अंदर नमक की कसाफत समुंदर के बाहर, सॉरी, खलिए के बाहर जो नमक की कसाफत है उसके बराबर होती है तकरीबन, राइट? हमारे खलियों में भी नमक की कसाफत तकरीबन वही है जो समुंदर में होती है, जो वो एक और सबूत है कि हमारा जो अजदाद थे उनका इर्तिका समुंदर में हुआ। लेकिन जब यही खलिए ताज़ा पानी में आते हैं, दरियाओं में, जब समुंदर से दरियाओं में अगर मुंतकिल हों, तो अब दरियाओं में पानी फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, उसमें नमक की कसाफत कम होती है। तो अब क्या होगा कि पानी खलियों के अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नमक की कसाफत अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, राइट? उससे क्या होगा, खलिया फूलना शुरू कर देगा। फूलने से अल्टीमेट नतीजा क्या होगा कि उसका जो होल है या शेल है या बाहर की जो झिल्ली है वो फट जाएगी, राइट? इस चीज को रोकने के लिए इन खलियों में एक प्रेशर सेंसर का इर्तिका हुआ, एक टेंशन सेंसर का इर्तिका हुआ, जो मैकेनो सेंसिंग की इब्तिदा थी। ये एक बहुत सादा सा मैकेनिज्म है, और आजकल के जदीद जो प्रोकैरियोटिक खलिए हैं उनमें एक्चुअली दो किस्म के ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जब पानी का प्रेशर अंदर ज्यादा होने लगे, जो कि ऑस्मोसिस की वजह से, अगर बाहर से पानी अंदर आ रहा है, अंदर नमक की कसाफत ज्यादा बाहर कम है, तो पानी अंदर आएगा। तो पानी अगर ज्यादा आने लगे तो इसका जो होल है वो फैलने लगता है, और ये जो सेंसर है ये डिटेक्ट करते हैं कि होल पर स्ट्रेस बढ़ रही है, राइट? तो ये दो किस्म के सेंसर हैं। एक MSCS, ये जो MSC है बेसिकली इसे कह लीजिए कि मैकेनो सेंसिटिव चैनल है। MSC जो है मैकेनो सेंसिटिव चैनल की का मुखफ़फ़ है, राइट? तो ये आयन चैनल्स हैं। तो जब खलिए के होल पर स्ट्रेस बढ़ता है, जो कि खलिए के फूलने की वजह से हो रहा है, तो स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता है, तो ये जो MSCS आयन चैनल्स हैं ये खुल जाते हैं, जो थोड़ा सा आयन्स और आयन के साथ पानी बाहर निकाल देते हैं। अगर पानी बहुत ज्यादा है, स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है, तो दूसरी किस्म के खलिए हैं जिन्हें आप बैकअप समझ सकते हैं। इन्हें MSCL कहते हैं, यानी ये लार्ज है। ये भी बेसिक मैकेनिज्म वही है कि इसमें मैकेनो सेंसिटिव है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ती है तो खुल जाता है। लेकिन जब ये वाला चैनल खुलता है तो बहुत कसीर मिकदार में आयन्स बाहर जाते हैं। आयन चैनल्स हैं बेसिकली, उससे अंदर आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। मैंने आपको जिक्र किया था कि पानी की डायरेक्शन जो ऑस्मोसिस की, वो कम आयन कंसंट्रेशन से ज्यादा आयन कंसंट्रेशन की तरफ होती है, राइट? तो पानी खलिए के अंदर कब आएगा, जब खलिए के अंदर आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। आयन का मतलब क्या है, सोडियम आयन समझ लीजिए, पोटेशियम आयन समझ लीजिए, राइट? जब नमकीन, हम ये कहते हैं कि खलिए के अंदर नमकीन माहौल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम आयन ज्यादा है उसमें, राइट? तो इस चैनल से सोडियम आयन बाहर निकल जाते हैं। जब सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो अंदर नमक की कंसंट्रेशन बाहर की कंसंट्रेशन के तकरीबन बराबर या कम से कम उनमें फर्क जो है कम हो जाएगा। उससे पानी भी बाहर निकल जाएगा और खलिए पर स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो बेसिक मैकेनिज्म जो स्ट्रेस का है, मैकेनिकल स्ट्रेस का है, मैकेनो सेंसिटिव मैकेनिज्म जो है वो यही है कि जब स्ट्रेस बढ़ती है तो ये जो चैनल है ये ऐसे खुल जाता है, और खुलने से आयंस फिर बाहर निकल जाते हैं, राइट? तो हम फिर देखेंगे कि कसीर खलवी जानवरों में इसी किस्म के मैकेनिज्म, लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा पेचीदा है, जिसे हम पीएचओ 1 और पीएचओ 2 चैनल्स कहते हैं। जैसे पैरामीशियम है, ये अब यूकैरियोटिक खलिया है, यखलीवी जानवर है, लेकिन ये यूकैरी यानी पेचीदा खलिया है जिसमें मरकजा भी होता है, राइट? तो इसमें इसी किस्म के जो चैनल थे वो ज्यादा पेचीदा हो गए इर्तिकाई तब्दीलियों की वजह से। लेकिन बेसिक मैकेनिज्म वही है कि जब खलिए के होल पर ये छोटे छोटे बाल होते हैं, इन बालों को कोई चीज टच करे तो ये अब छूने की हिस्स पैदा हो रही है कसीर खलवी जानवरों में, या क्योंकि कसीर खलवी जानवर जो हैं वो यूकैरियोटिक खलियों से ही बने हैं, राइट? तो यूकैरियोटिक खलियों में छूने की हिस्स पैदा हो रही है कि अब ये जो सेल के बाहर जो बाल हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है,
इन्हें कोई चीज टच करे तो उससे ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है कि कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं, जिससे कॉन्सेंट्रेशन तब्दील होती है आयंस की अंदर, बाहर की निस्बत, राइट। तो बेसिक मैकेनिज्म जो है वो तमाम इस किस्म के मैकेनिकल सेंसर हैं वो यही है कि ये आयन चैनल्स होते हैं जिससे आयन कॉन्सेंट्रेशन तब्दील होती है। तो ये जो पीएसओ 1 पीएसओ 2 हैं, इनमें भी यही होता है कि आयन चैनल मैकेनिकल स्ट्रेस से खुलते या बंद होते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आयन चैनल से के खुलने या बंद होने से एक चीज जो होती है वो क्या होती है कि चार्ज कंसंट्रेशन तब्दील हो जाती है। और आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा था, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको ज्यादा तफसील में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन कैसे काम करते हैं। न्यूरॉन बेसिकली इसी तरह काम करते हैं कि इनफ्लक्स होता है कैल्शियम आयॉन्स का, जिससे वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स बनती है, क्योंकि कैल्शियम आयन पॉजिटिव आयन होते हैं, चार्ज होता है इन पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि एक कैस्केड पूरी बनती है जब कैल्शियम आयंस अंदर दाखिल होते हैं। और यही मैकेनिज्म फिर जब कसीर खलवी जानवर इर्तिका पजीर हुए और उनमें नर्वस सिस्टम का इर्तिका हुआ, तो यही मैकेनिज्म फिर नर्वस सिस्टम की भी बुनियाद बना कि जो न्यूरॉन्स फायर करते हैं, बेसिकली बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। तो गोया नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी तस्वुर है, बुनियादी कॉन्सेप्ट है, बुनियादी सिस्टम है, वो तकरीबन 3.5 अरब साल पहले इर्तिका पजीर हो चुका था। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी तफसील में। ये जिस हम पेरसो चैनल की हम बात कर रहे थे, ये पूरी दुनिया में जहां पे भी जिंदगी है, कसीर खलवी जिंदगी हो या खलवी जिंदगी हो, लेकिन यूकैरियोटिक खलियों की बात कर रहे हैं, उनमें छूने की हिस्स अगर मौजूद है तो वो ये चैनल होगा, पीएसओ चैनल होगा। और ये बहुत बड़े चैनल हैं, यानी अब ये जो चैनल हैं ये जाहिर है मॉलिक्यूल से बनकर बने हैं, तो बहुत बड़े चैनल हैं। इनमें 2,500 के करीब एमाइनो एसिड्स होते हैं। आपको पता है एमाइनो एसिड जो है प्रोटीन बेसिकली बनाते हैं, राइट। तो ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जिनसे ये चैनल बनते हैं। लेकिन इनका जो बुनियादी मैकेनिज्म है, अगरचे ये बहुत पेचीदा है कि इसमें 2,500 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बुनियादी मैकेनिज्म जो है वो बहुत सादा है। वो क्या है कि अगर आप खुलिया की सरफेस का तस्वर करें, जो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये खलिए की सरफेस है। आपको पता है खलिए की सरफेस जो है वो लिपिड बाइलेयर होते हैं, कि ये मॉलिक्यूल के ऊपर की लेयर है, ये नीचे की लेयर है, राइट। उसमें ये जो मैकेनिकल रिसेप्टर है, पीएचओ चैनल, ये इसमें नस्ब है, राइट। और इसके जो ये दो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो दो हिस्से दिखाए गए हैं, असल में ये तीन होते हैं। ये तो चूंकि एक साइड व्यू दिखाया गया तो आपको दो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तीन ऐसे समझ लीजिए कि बाजू होते हैं। और जब खलिया बिल्कुल खलिए की जो सरफेस है बिल्कुल सीधी होती है, तो ये बाजू ऐसे जुड़े होते हैं। लेकिन जब खलिए पर स्ट्रेस पड़ता है और खलिए का जो होल है वो दबता है, राइट, तो उससे ये जो ऐसे बंद थे ये ऐसे खुल जाते हैं मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, राइट। जब ये खुलते हैं तो आयन अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे सादा मैकेनिज्म है किसी भी रिसेप्टर का, कि सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेस से जब खलिए का जो होल है या उसके बैरूनी शेल है वो डिप्रेस होता है, तो ये हाथ जो इसके ऐसे बंद थे या बाजू ऐसे बंद थे, वो ऐसे बाजू खुल जाते हैं और आयन अंदर चले जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जब ये बाजू ऐसे खुलते हैं तो ये चैनल खुल जाता है और आयंस अंदर जाने लगते हैं। और आयंस अंदर जाने का मतलब क्या है कि कैल्शियम और पोटेशियम के आयन, पॉजिटिव आयन अंदर दाखिल होते हैं। और ये जैसे मैंने अभी अर्ज किया था कि ये न्यूरॉन के फायरिंग का मैकेनिज्म है। तो इसके दबने से ये जो अभी हम बात करेंगे, ये तो हम अभी चैनल की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद जब रिसेप्टर की बात करेंगे तो यही चैनल इस्तेमाल होंगे। लेकिन उनमें आगे न्यूरॉन एक लगा हुआ है कि ये जब कैल्शियम के और सोडियम के आयन अंदर जाते हैं तो उससे एक पल्स बनती है, जो पल्स फिर वो नर्व सिग्नल जो है दिमाग तक जाता है। किसी खलीली जानवर जो है, खासतौर पे वर्टेब्रेट्स की अगर आप बात करें, तो इसमें ये जो पीजो प्रोटीन्स हैं ये दो किस्म की होती हैं। ज्यादातर जो स्किन पे हैं, जो जिसको हम छूने की जो टच की बात करते हैं, वो पेजो 2 होते हैं, जो हर किस्म की यानी जिल्द में जो भी वो सेंस जहां पे भी होती है वो इसी चैनल की वजह से होती है। तो स्किन पे जितने सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, स्किन के अलावा भी आपको पता है कि ब्लैडर में होते हैं, यानी जब ब्लैडर भर जाता है तो हमें महसूस होता है ब्लैडर भर गया, हमें बाथरूम जाना है। तो वहां पे यही सब सेंसर इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये जो किसी जीनियाती वजह से ये चैनल सही काम ना करे, तो ऐसे इंसानों में जिसमें किसी जीनियाती
तब्दीली की वजह से या म्यूटेशन की वजह से चैनल काम नहीं करता, उनमें छूने की हिस्स बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ये चैनल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये सिर्फ़ इंसानों में या सिर्फ़ वर्टेब्रेट्स में ही नहीं है, ये मछलियों में, इंसेक्ट्स में, हशरात में, हत्ता कि जो बहुत सादा कीड़े हैं, जैसे मैंने अभी सी एलिगेंस की बात की थी, उनमें भी ये पाया जाता है। और ये यानी इर्तिका की ये सब इंडिपेंडेंट शवाहद हैं कि एक ही किस्म का चैनल हर किस्म की कसीर खिलवी ज़िंदगी में पाया जाता है। तो हम शुरू करते हैं इनवर्टेब्रेट से, राइट? कसीर खलवी जानवरों की जो पहली किस्म है, जो आज से तकरीबन 1 अरब साल पहले इर्तिकाब-पज़ीर हो चुकी थी, वो इनवर्टेब्रेट्स हैं। ये छोटे-छोटे, ये बिल्कुल जैसे सी एलिगेंस की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत ही सादा छोटे से समझ लीजिए कि कीड़े-नुमा जानवर हैं जो समुद्र में हर जगह पाए जाते हैं, पानी में होते हैं। और इनमें पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम, इसमें कोई दिमाग नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन्स होते हैं इसमें। और न्यूरॉन्स की तादाद एग्जैक्टली 104 है। हर सी एलिगन में खलियों की न्यूरॉन्स की तादाद 104 होती है। वो जो है स्पेशलाइज खलिए हैं, उनमें से सिर्फ 6 खलिए ऐसे हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेस को डिटेक्ट करते हैं। और इनमें 2-3 खलिए ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं इसके, और 2-3 खलिए जो है पीछे होते हैं। तो उसका नतीजा क्या है कि इसको टच अगर यहाँ पे होगी, तो ये मुड़ के पीछे की तरफ चला जाएगा, अपनी सिम चेंज कर लेगा। अगर टच यहाँ पे होगी, तो फिर तेज़ी से आगे की तरफ चला जाएगा, राइट? तो सिर्फ 6 खलियों से इस जानवर में इतनी सेंस आ जाती है कि अगर खतरा आगे है, तो ये भाग जाए, अगर खतरा मुड़ के भाग जाए, अगर खतरा पीछे है, तो तेज़ी से आगे आगे की तरफ निकल जाए। अब आपको शायद इल्म होगा कि बायोलॉजी की बहुत सी तहकीक जो है वो फ्रूट फ्लाइज पे की जाती है, जिन्हें ड्रोसोफिला कहा जाता है, राइट? और उसकी वजह ये है कि जैसे बाकी जो पेचीदा जानवर हैं, मतलब बिल्लियाँ, कुत्ते हो गए, वर्टेब्रेट्स हो गए, इनमें अगली नस्ल पैदा करने का जो साइकिल है वो बहुत लंबा होता है। यानी आप इंसानों को अगर देखें तो 16, 17, 18 साल की उम्र में बलूगत आती है, उसके बाद फिर शादी होती है, 9 माह लगते हैं फर्टिलाइजेशन से बच्चा पैदा होने में, राइट? अगर साइंसदानों ने किसी ऐसे मजहर पर तहकीक करनी है जिसमें उनको 100, 200, 1000 नस्लें देखना हो, तो वो ज़ाहिर है कि वो कुत्ते बिल्ली पे तो फिर रिसर्च करेंगे, तो उनका सारे करियर में 5 या 6 नस्लें पैदा होंगी। तो वो ज़्यादा रिसर्च करते हैं ड्रोसोफिला पे, क्योंकि ये कोई हफ्ते डेढ़ में अगली नस्ल पैदा हो जाती है। यानी अंडा जो एक किसी मक्खी ने दिया है, ये फ्रूट फ्लाइज हैं बेसिकली, जो फ्रूट पे छोटी-छोटी मक्खियाँ जो नज़र आती हैं, ये बड़ी मक्खियाँ भी नहीं हैं, घरेलू मक्खियाँ भी नहीं हैं, छोटी-छोटी मक्खियाँ। ड्रोसोफिला में इतनी तहकीक हुई है कि अब उसके एक-एक जीन को मैप कर लिया गया है, उसके एक-एक रिसेप्टर को मैप कर लिया गया है, उनकी म्यूटेशन के नताइज क्या होते हैं, ये मैप कर लिया गया है। तो ड्रोसोफिला में टच के जो सेंसर्स हैं, वो भी सारे मैप कर लिए गए हैं। और बुनियादी तौर पर उनमें भी वही मैकेनिज़्म है, अगरचे उसमें अब वो स्पेशलाइज़ हो गए हैं, तो वो 2-3 मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स हैं। कुछ जो हैं वो उनके सारे जिस्म पे होते हैं, जो जिस्म में अगर किसी जगह कोई टच हो, तो उसको डिटेक्ट करें। लेकिन एक ख़ास किस्म के टच रिसेप्टर हैं, जो एंटेना पे होते हैं उनके। आपको पता है कि मक्खियों में और ड्रोसोफिला में भी और बाकी तमाम मक्खियों के अनवा में भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है वो उनका एंटेना होता है, जिससे वो डिटेक्ट करते हैं। इनमें मॉलिक्यूलर डिटेक्शन भी होती है, कीमो रिसेप्शन भी होती है, और इनमें छूने की हिस्स भी है। यानी ऐसे रिसेप्टर भी हैं जो टच से या छूने से फायर होते हैं, राइट? उसके अलावा अगर हम बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे जाएँ, ऑक्टोपस पे, जिनके अजदाद हमारे अजदाद से 1 अरब साल पहले अलग हो चुके थे, तो उनमें भी मैकेनो रिसेप्टर पाए जाते हैं और हज़ारों की तादाद में हैं। उनका आपको पता है कि ऑक्टोपस के 8 पाँव होते हैं, या आप बाजू कह लीजिए, बाजू होते हैं। हर बाजू में सैकड़ों के हिसाब से सकर्स होते हैं। सकर्स वो छोटे-छोटे, समझ लीजिए वो गोल से हिस्से होते हैं जो सक करते हैं, जिससे वो चिमट सकता है, राइट? उस हर शक्कर में 10,000 ये मैकेनोरेसेप्टर होते हैं। तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि ऑक्टोपस में छूने की हिस्स जो है कितनी ज्यादा हसास है और कितने ज्यादा तेज है। स्पाइडर्स स्पाइडर्स में भी यही होता है कि उनके ये जो छोटे छोटे जिस्म पे बाल होते हैं, उनमें मैकेनोरेसेप्टर्स होते हैं, जिससे वो अपने जाला है उसमें हल्की सी वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेती है। जैसे शिकार आया है और वो उसमें जाले में वाइब्रेशन पैदा होती है, तो उसमें जल्दी से डिटेक्ट कर लेती है। लीचेस, ये जो भी बहुत एंशिएंट जानवर हैं। किसी ज़माने में जब ये तस्वर होता था कि बीमारियों की वजह जो है वो
खून गंदा हो गया, राइट? तो वो लीचेस को इस्तेमाल करते थे, जोंक जिसे उर्दू में या पंजाबी में जोंक कहते हैं। उनमें भी ये मैकेनोरेसेप्टर होते हैं, खास तौर पे उनके मुंह में ये मैकेनोरेसेप्टर बहुत होते हैं। और जोंक का भी ऐसा है कि चूंकि ये बहुत जल्द अगली नस्ल पैदा होती है, तो खास तौर पे न्यूरल रिसर्च में जोंक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये जो सादा जानवर थे, इनसे अब हम आते हैं वर्टेब्रेट्स की तरफ। मछलियों में सबसे पुरानी जो अनवा है, उनमें भी एक ये मैकेनोरेसेप्शन मौजूद है, जिसे हम लैटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। यानी मछलियों का मुंह से लेके उनके दुम तक उनके जिस्म पर एक पूरी लाइन है जिसमें ये मैकेनोरेसेप्टर्स होते हैं। और ये मैकेनोरेसेप्टर्स, अब यहाँ पे हम रिसेप्टर्स जो हैं वो अलग अलग पूरे जिस्म पे नहीं है, बल्कि वो मॉड्यूल्स की शक्ल में बन गए हैं। अब ये इंडिविजुअल चैनल्स नहीं है, बल्कि सेंस ऑर्गन बन गए हैं, राइट? तो ये सेंस ऑर्गन जो है ये एक लाइन में होते हैं, और ये टच सेंसिटिव हैं, और इतने सेंसिटिव हैं कि पानी में हल्का सा इर्ताश हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं, राइट? तो अब ये स्ट्रक्चर हर किस्म की मछली में पाया जाता है। आप पुरानी से पुरानी यानी शार्क किस्म की मछली ले लें, और रिलेटिवली जदीद मछलियां जो हैं, जिन्हें बोनी फिश कहा जाता है, उनमें ये सिस्टम, सब में ये सिस्टम पाया जाता है। और इसका फायदा क्या होता है कि पानी में हल्का सा भी इर्ताश हो तो ये उनको डिटेक्ट कर लेती हैं। और इर्ताश यहाँ पानी में, इर्ताश यहाँ से यहाँ इस तरफ जा रहा है, या यहाँ से इस तरफ आ रहा है, या वो दाईं तरफ है या बाईं तरफ है, क्योंकि ये उनके दोनों साइडे पे होती हैं, तो ये सब वो डिटेक्ट कर लेती हैं। और आपको ये तो इल्म है कि कोई भी चीज पानी में हरकत करे, यानी पानी में अगर डूबी हुई है, मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है, वो पानी में हरकत करे, तो उससे एक पानी में वेव पैदा होती है, इर्ताश पैदा। जैसे आप कश्ती को देखें, कश्ती अगर जा रही हो तो उसके पीछे एक वेव्स बनती हैं जिन्हें अंग्रेजी में वेक कहा जाता है, राइट? पानी के मुकम्मल तौर पर अंदर अगर कोई जानवर है, हरकत कर रहा है, तो इसी किस्म की वेक, इस किस्म की लहरें पैदा होती हैं। वो लहरें ये मछलियां दूर से डिटेक्ट कर लेती हैं, तो इससे उनको पता चल जाता है कि हमारा शिकार फला जगह पे है। या अगर वो वेक बहुत बड़ी है तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा कोई जानवर हमारी तरफ आ रहा है, और वो फिर जाहिर है वो खतरे की इलामत है, तो उससे वो दूर भाग सकती हैं। तो ये काबिलियत वर्टेब्रेट्स में बहुत जल्द पैदा हो गई थी। वर्टेब्रेट्स से फिर अगर हम और आगे आए, तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन स्किन की, कि इसमें सारे ये जो टच सेंसिटिव है सिस्टम क्या है। लेकिन हम देखेंगे कि ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं है, बाकी प्राइमेट्स में भी है, बाकी जो ग्रेट एप्स में है उसमें भी है। और लेकिन इंसानों में टच की जो खसूसियत है, टच की जो काबिलियत है, वो हैरत अंगेज हद तक ज्यादा है, और हैरत अंगेज हद तक हमारे लिए अहम है। तो इंसान की स्किन जो है, अगर आप पूरे स्किन, एक एवरेज इंसान जो है 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, उसकी पूरी जिल्द का रकबा जो है तकरीबन 1.7 स्क्वायर मीटर होता है। और उस पे जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के मैकेनोरेसेप्टर्स होते हैं। तो ये एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गन है उसमें है, पूरे जिल्द पे होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन यानी इनकी किसाफत मुख्तलिफ हिस्सों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। तो एक किस्म के सेंसर हैं वो जो जिल्द से जरा सा नीचे होते हैं, और ये सेंसर जो हैं ये बहुत हल्की हल्की सी हल्का से भी हमें अगर कोई चीज छू जाए तो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इनमें स्किन के ऊपर एक जो है वो जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उससे जरा से नीचे रिजेस होते हैं। स्किन ऊपर से तो स्मूथ होती है, उसके नीचे रिजेस होती हैं, तो उन रिजेस के नीचे होते हैं ये सेंसर। और दूसरे किस्म के जो हैं वो इनसे जरा से ऊपर होते हैं। फिर एक सेंसर है जो काफी नीचे दबे होते हैं, तो उन्हें हम मर्कल सेंसर, ये जो ऊपर है इनको मर्कल सेंसर कहते हैं, उसके नीचे जो है उनको हम रुफीनी सेंसर कहते हैं। और ये जो है वो जरा जो कांस्टेंट दबाव है, जैसे हम अगर कुर्सी पर बैठे हों तो हमें हमेशा ये एहसास होता है कि हम कुर्सी पर बैठे हैं, या हमने हाथ अगर मेज पर रखा हुआ है तो हमें एहसास होता है कि हमारा हाथ मेज पर है। वो जो टच है, कांस्टेंट टच, उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेंसर हैं जो मुख्तलिफ किस्म की काबिलियत रखते हैं, और ये सब के सब अलग अलग मैसेज दिमाग को भेजते हैं। तो इनसे दिमाग ये डिटेक्ट करता है कि हल्का सा किसी ने जिस्म को छुआ है, या कोई भारी जिस्म है वो छू रहा है,
मुस्तकिल तौर पर छू रहा है, जैसे कि बैठने की सेंसेशन है या कोई छू के गुजरा है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन अलग-अलग सेंसर से होती है और दिमाग फिर इनको इंटीग्रेट करता है। उसके अलावा हमारे आपको पता है कि हमारे जिस्म पर हर जगह बाल होते हैं, सर पर और 2-3 जगहों पर ज़्यादा बाल होते हैं, लेकिन सारे जिस्म पर ये बाल होते हैं, जिन्हें हेयर फॉलिकल्स कहा जाता है। हेयर फॉलिकल्स के इर्द-गिर्द नर्व सेल्स होते हैं। ये ओपन नर्व्स हैं जो स्ट्रेच को डिटेक्ट करती हैं। उसके अलावा ये टेम्परेचर की वेरिएशन और छूने की वेरिएशन, इनको छूने की सेंस को भी डिटेक्ट करती हैं। और इनमें मुख्तलिफ किस्म के नर्व्स, कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, कुछ कम सेंसिटिव होती हैं। नर्व्स का आपको शायद पढ़ा होगा, अगले लेक्चर में हम तफसील से बात करेंगे। कुछ नर्व जो है वो माइलिनेटेड होती हैं। माइलिनेटेड का मतलब कि उनके इर्द गिर्द एक चिकनाई का होल लिपटा होता है। ये बहुत तेज सिग्नल कम्युनिकेट करती हैं, यानी सेंस जहां पे हुई वहां से दिमाग तक ये सिग्नल बहुत तेजी से जाता है। कुछ अनमाइलिनेटेड होती हैं, जिनमें सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता सफर करता है और इनके अलग अलग काम हैं। ज्यादा खतरे के जो सिग्नल हैं वो माइलिनेटेड पाथ से जाते हैं। कम खतरे के जो सिग्नल हैं या वो सिग्नल जो देर तक रहेगा, जैसे मैंने भी जिक्र किया था कि ये जो मुसलसल छूने के हिस्सा है, रफीनी सेंसर डिटेक्ट करते हैं। अब इस सेंस को जल्द डिटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मुस्तकिल है, राइट? तो इनके साथ जो नर्व फाइबर्स होती हैं वो अनमाइलिनेटेड होती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल ट्रैवल करता है, लेकिन ये फिर देर तक वो सिग्नल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हेयर फॉलिकल के पास जो सेंसर्स होते या न्यूरॉन्स होते हैं, ये ओपन नर्व्स हैं। वो उनमें कुछ जो है बहुत तेज सिग्नल उसमें जाता है और वो कुछ हैं जिनमें वो आहिस्ता सिग्नल जाता है। तो बहरहाल स्किन पे आपको पता है कि खलिये जो हैं वो 2 या 3 हफ्ते या 4, ज़्यादा से 4 हफ्ते बाद वो तब्दील होते रहते हैं, तो उनके साथ-साथ ये जो ऊपर के सेंसर हैं, ये भी तब्दील होते रहते हैं। अब ये जो सेंसर हैं जिनकी मैंने बात की थी, इनकी ज़रा तफसील में बात करेंगे। एक जो सेंसर है वो हमने जो बात की थी, जो अ, हल्की-सी जो छूने की हिस्स है उसको डिटेक्ट करता है, उसे हम मेसेनर्स कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और ये बेज़वी शक्ल के होते हैं और उनमें स्टैक लेयर होती हैं, तो जब ये दबता है तो इन लेयर में जो फासला है वो तब्दील होता है, उससे हम ये डिटेक्शन करते हैं कि किसी चीज़ ने हमें छुआ है। तो ये जो एपिडर्मिस है, यानी बैरून स्किन जो है उसके ज़रा-सा नीचे होते हैं, जहाँ पे स्किन की रिजेस होती हैं। तो ये बार-बार अगर कोई चीज़ हमें छू रही है तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं, यानी जो 3, 4, 5, 6 हर्ट्ज़ यानी फी सेकंड की जो चीज़ अगर कोई हरकत कर रही हो, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ पर उँगली फेर रहे हों, तो हमें जो महसूस होता है कि नीचे सरफेस तब्दील हो रही है, टेक्सचर तब्दील हो रहा है, वो 1 सेकंड में कई दफ़ा वो तब्दीली हो रही होती है, वो हम इंतहाई हसास वो ये हैं जो महसूस कर लेते हैं। उसके अलावा मर्कल डिस्क जो हैं वो इसके ऊपर होती हैं और वो बहुत फाइन तब्दीली को महसूस कर सकती हैं और ये इतनी हसास हैं कि 1 मिलीमीटर से भी कम की जो तब्दीली है उसको महसूस कर सकती हैं। ये समझ लीजिए कि हमारी स्किन पर सबसे जो ज़्यादा हसास हिस्से हैं, हसास जो हिस्स है वो मर्कल डिस्क की वजह से होती है। फिर जो रुफीनी है, जो नीचे दबे होते हैं, ये ज़रा आहिस्ता, ये मैंने बताया था कि ये जो मुसलसल एक प्रेशर है उसको डिटेक्ट करते हैं, या ये जो पेसिनियन कार्पस्कल्स हैं, ये अ, तेज़ी से अगर कोई चीज़ हरकत कर रही है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी छड़ी को तोड़ें, तो हमें जो झनझनाहट महसूस होती है, वो 1 सेकंड में 100, 150, 200 दफ़ा वो वाइब्रेट कर रही होती है। वो जो डिटेक्शन है, वो ये पेसिनियन कार्पस्कल्स करते हैं।
तो यानी हमारे हाथों में, और ये है तो सारे स्किन पे होती है, लेकिन खास तौर पर हमारे हाथों में, और हाथों में भी खास तौर पर हमारी उंगलियों में ये सेल्स बहुत ज्यादा कसरत से पाए जाते हैं। तो छूने की हिस्स जो है सबसे ज्यादा हसास हमारे होंठ, हमारे हाथ, अ, हमारे कानों की जो लोए हैं ये, और जिनसी अज़ा उसमें होती है। और बेसिक इसका काम क्या है कि ये जो छूने की हिस्स है ये टच या स्ट्रेचिंग या प्रेशर, इस किस्म के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारा दिमाग जो है वो उसको सिग्नल इलेक्ट्रिकल जाते हैं। तो मैकेनिकल फोर्स सेल मेम्ब्रेन को किसी ना किसी तरह से तब्दील करती है, जिससे वो रिसेप्टर फायर करता है, राइट। ये जो पीजो चैनल है ये फायर करता है, इससे आयंस अंदर दाखिल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम आयंस। उससे मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है। यानी डीपोलराइज का मतलब क्या है कि वो एक पल्स बनती है जो फिर आगे जाती है। और ये हमने पहले भी जिक्र किया था, आगे दोबारा पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल पल्स बनने का एक बुनियादी मैकेनिज्म है। तो ये वो मैकेनिज्म है जिससे छूने का प्रोसेस नर्व सिग्नल पैदा करता है। और एक हमने बात की थी जब हमने स्मेल की बात की थी, कि स्मेल का सिग्नल जो है वो डायरेक्ट दिमाग तक जाता है। जो अ, दिमाग का जो फ्रंटल पोर्शन है उसमें एक अलग से हिस्सा होता है जहाँ पे दिमाग सेंस स्मेल के जो सिग्नल हैं वो डायरेक्ट वहां पे जाते हैं, इसीलिए स्मेल का सिग्नल बहुत तेजी से दिमाग तक पहुंचता है। बाकी तमाम सिग्नल जो हैं जिसमें ये छूने केस भी शामिल है, ये पहले दिमाग के निचले हिस्से में जाते हैं, जिसे थैलेमस कहते हैं। तो थैलेमस को रिले स्टेशन कहा जाता है, कि थैलेमस से फिर आगे मुख्तलिफ दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सिग्नल जाता है। और थैलेमस थैलेमस में बाज़ औक़ात ये सिग्नल रोक लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नींद में होते, सो रहे होते हैं, तो ये सिग्नल फिर दिमाग तक नहीं जाते। अब दिमाग में ये सिग्नल पहुंचते हैं तो वहां पे हमें कैसे पता चलता है कि ये उंगली की पोर को कोई चीज ने छुआ है, या हमारे घुटने को किसी ने छुआ है, राइट। तो ये जो सिग्नल हमारी स्किन से जा रहे हैं, ये दिमाग में एक कोर्टेक्स होती है, जिसे सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स कहते हैं। यानी दिमाग को अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाएं से दाएं एक पट्टी है, जिसे सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स कहा जाता है। इसमें मोटर न्यूरॉन्स भी इसी हिस्से में होते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन्स भी इसी हिस्से में होते हैं। तो अगर हम दिमाग को फर्ज करें कि किसी शख्स के दिमाग को बिल्कुल काट दें यहाँ से ऐसे ऊपर से नीचे तक, तो हमें जो तस्वीर नजर आएगी वो ये तस्वीर होगी। यानी ये दिमाग का दायां हिस्सा, ये दिमाग का बायां हिस्सा। तो इस हिस्से में अब जो न्यूरॉन्स हैं उनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सिग्नल आ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर चेहरे या मुंह, खासतौर पे होंठ, तो आपको देखिए कि होंठ बहुत बड़े करके दिखाए गए हैं, इसी तरह हाथ बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। इसे ह्यूमैंकुलस कहते हैं, ह्यूमैंकुलस। यानी इंसान के पूरे जिस्म का एक तरह से परतव है जो दिमाग पर बना हुआ है, लेकिन ये दिमाग में जो परतव है, दिमाग में जो न्यूरॉन्स की तादाद है जो प्रोसेस कर रही है इन सिग्नल्स को, वो हमारे स्किन के एरिया से प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि हमारे स्किन में जो कॉन्सेंट्रेशन है इन सेंसर्स की उसके प्रोपोर्शनल है। चूंकि हमारे आ, उंगलियों में बहुत ज्यादा सेंसर्स होते हैं, तो वो हिस्सा जो उंगलियों को प्रोसेस करता है वो बहुत बड़ा है। तो हिमोक्लस में दिखाया जाता है कि ये उंगलियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, राइट। इसी तरह हमारे इसमें ये जाहिर है वो दिखाया नहीं है, जिनसी अज़ा की जो प्रोसेसिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया मुख्तस है, क्योंकि जिनसी अज़ा बहुत सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी स्ट्रोक की वजह से अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए, तो अब ये जो बायां हिस्सा है वो आपके दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है या दाएं हिस्से को प्रोसेस करता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बायां हिस्सा जो है बाएं हाथ से हमें सेंस है, ऐसे मरीज को दाएं हाथ से कोई सेंस नहीं रहेगी। तो उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे स्ट्रोक की वजह से दिमाग का ये हिस्सा जो है वो ज़ाया हो गया। अच्छा, अब ये तो बाहर जो चीज़ें हमें छू रही हैं उनकी जो परसेप्शन है छूने की, उसकी बात थी। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर भी
ये टच सेंसिटिव या प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं जगह जगह। तो उस वजह से, उन न्यूरॉन्स की वजह से जो सेंस बनती है उसको हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। यानी अगर हम आंखें बंद कर लें तब भी हमें एहसास होता है कि हमारा दायां हाथ इस जगह है, हमारा बायां हाथ इस जगह है, हमारा जो जोड़ है वो इस पोजीशन में है। और जोड़ की पोजीशन अगर तब्दील हो तो उससे आ, हमें आंखें बंद करके भी एहसास हो सकता है, हो जाता है कि हमारे पोजीशन तब्दील हुई। यही वजह है कि हम आंखें बंद करके भी, अगर आप चाहें कि नाक को टच करें तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे उंगली में, हमारे हाथ में, मसल्स में, जोड़ों में, हर जगह वो सेंसर्स हैं जिनसे दिमाग को ये इल्म होता रहता है कि ये पोजीशन सेंसर्स हमारे मुख्तलिफ मसल्स की और जोड़ों की क्या है। तो हमारे मसल्स में ये सेंसर होते हैं जो मसल जब स्ट्रेच हो या रिलैक्स हो तो उनकी पोजीशन तब्दील होती है, जिससे वो न्यूरॉन्स फायर करते हैं। जोड़ों में हमारे ये रिसेप्टर्स हैं जिनसे दिमाग को पता चलता है कि जोड़ की पोजीशन क्या है, वो इस पोजीशन में है या इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में है, राइट। तो ये सब के सब जो है, ये इससे हम हमारा दिमाग इंडिपेंडेंटली, यानी हम देख ना भी रहे हों तब भी दिमाग हमारा ये इल्म रखता है कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा किस पोजीशन में है। और ये जो सेंस है प्रोप्रियोसेप्शन की, ये 5 हिस्सियात से अलग है, राइट। आमतौर पर 5 हिस्सियात की बात करते हैं, लेकिन हिस्सियात की तादाद बहुत ज्यादा है। जैसे भूख लगने की हिस्सा है, दर्द की हिस्सा है, प्यास लगने की हिस्सा है। इसी तरह ये प्रोप्रियोसेप्शन है, ये अलग से हिस्सा है जो 5 हिस्सियात में नहीं है। पुराने जमाने में लोग समझते थे कि सिर्फ 5 हिस्सियात हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि हिस्सियात की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिसमें जगह जगह मुख्तलिफ सेंसर्स हैं। तो उसमें से एक ये है जिसे हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। और ये बहुत पुरानी है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि 3 अरब साल पहले यखलवी जानवरों में भी स्ट्रेच को डिटेक्ट करने की काबिलियत थी। तो ये उस वक्त से मौजूद है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये प्रोप्रियोसेप्शन ना हो तो फिर हमें अपने जिस्म की पोजीशन जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है। तो कुछ लोगों में किसी जीनियाती म्यूटेशन की वजह से ये खलिए सही तौर पर काम नहीं करते जो मसल्स की पोजीशन को डिटेक्ट करते हैं। तो इन लोगों के लिए फिर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन्हें अपने पाँव को देखना पड़ता है कि पाँव कहाँ पर पड़ रहा है। आमतौर पर ये होता है कि हम गप्पे लगा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं, पाँव खुद ब खुद अपना कदम चल रहे होते हैं और जो जमीन की सतह पर ऊंच नीच है उसको खुद ही एडजस्ट कर रहे होते हैं, राइट। ये काबिलियत प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से है। तो जिन लोगों में ये काबिलियत ना हो उन्हें बाकायदा हर वक्त देखना पड़ता है कि उनका पाँव कहाँ है, उनका हाथ कहाँ है, उनके बाकी लिम्स कहाँ पे हैं। अच्छा, उसके अलावा अभी मैंने पेन की बात की थी। पेन की जो परसेप्शन है, ये सेंसर्स हैं, ये हमारे नर्व एंडिंग्स होते हैं जहां से सिग्नल दिमाग को जाता है। तो ये टच का सिग्नल तो नहीं है, लेकिन ये टच से अलग अलग एक सिग्नल है जो आ, हमारे जिस्म में जगह जगह वो नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं, जहां पे अगर टिश्यू को कोई डैमेज हो तो ये जो फ्री नर्व एंडिंग है वहां पे आयन कंसंट्रेशन तब्दील हो जाती है, जिससे फिर वो सिग्नल और ये जो सिग्नल, ये नर्व्स हैं, ये हेविली माइलिनेटेड होते हैं, जिसका मतलब है कि ये सिग्नल बहुत तेजी से दिमाग तक पहुंचता है। तो ये फाइबर जो है इन्हें फास्ट फाइबर्स कहा जाता है। ये 30 मीटर फी सेकेंड की रफ्तार से जाते हैं। यानी आमतौर पे इंसान की लंबाई क्या है, 1.5 मीटर 2 मीटर। तो ये यानी 1 सेकेंड के 15वें या 20वें हिस्से में दिमाग तक पहुंच जाते हैं। तो आपने कभी शायद गौर किया होगा, अगर खुदा न खास्ता हमारा हाथ गर्म तवे को, गर्म चीज को लग जाए तो फौरन हाथ पीछे आ जाता है। हमें इल्म बाद में होता है कि हमने गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ पहले पीछे आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि ये नर्व्स बहुत तेजी से काम करते हैं और इन नर्व से जो सिग्नल जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही उसका रिएक्शन पैदा होता है। तो ये जो रिस्पॉन्स होती है ये दिमाग तक भी जाने से पहले हो जाती है। यही वजह है कि हमें इल्म बाद में होता है कि हमने गर्म चीज को हाथ लगाया, वो हाथ पहले वापस आ जाता है। अ, उसके अलावा कुछ पेन के सिग्नल जो हैं, जो जिसे डल पेन कहते हैं, वो
अनमाइलिनेटेड पाथवे से भी जाते हैं। तो आपने शायद महसूस किया होगा कि अगर कुछ चोट लगे तो पहले शदीद दर्द फौरन महसूस होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें डल एक यानी डिफ्यूज किस्म का दर्द महसूस होता है जो पूरे उस इलाके में महसूस होता है। तो वो जो पेन का सिग्नल है जो डैमेज की वजह से जा रहा है, वो फिर अनमाइलिनेटेड जो नर्व्स हैं उनके थ्रू जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता सफर करते हैं। वो 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं। तो यानी आप अगर किसी शख्स की लंबाई अगर 2 मीटर होगी, तो उसके पाँव पे चोट लगे तो 2 सेकंड बाद उसके दिमाग तक वो सिग्नल पहुंचेगा कि पाँव को चोट लगी है। लेकिन वो फिर वो है जो मुसलसल चोट है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने जूते पहने हैं और जूते की वजह से अगर तंग जूता है तो जैसे जूता को काटना कहते हैं, वो जो सिग्नल है जो मुसलसल आ रहा है, वो फिर आहिस्ता चलने वाली, क्योंकि वो फिर इमीडिएट डेंजर नहीं है, राइट। तो ये दो अलग अलग पाथवे हैं जो अलग अलग इर्तिका पजीर हुए हैं, और ये अलग अलग किस्म के खतरों की निशानदही करते हैं। तो ये जो पाथवे हैं, अ, अ, जिसे हम नोचिसेप्शन कहते हैं, ये पाथवे भी वर्टेब्रेट्स में और इनवर्टेब्रेट में अलग अलग तरीके से इर्तिका पजीर हुआ है। मछलियों वगैरह में सिस्टम वही है जो इंसानों में है, लेकिन हशरात को अगर आप देखें तो उनमें ये सिस्टम अलग है। उनमें भी ये सिस्टम है, पेन का सिग्नल जाता है दिमाग तक उनमें भी, लेकिन उनमें सिस्टम अलग है। हमारे ये जो वर्टेब्रेट है उनमें अलग है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि प्रोप्रियोसेप्शन बाज लोगों में किसी जीनियाती डिफेक्ट की वजह से नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोई जीनियाती डिफेक्ट ऐसा होता है कि उनको पेन का सिग्नल नहीं आता उनको। तो उन लोगों को बहुत एहतियात करना पड़ती है कि उनको कहीं चोट लग जाए तो उनको इल्म ही नहीं होता कि उनको चोट लगी। उन्हें जब तक नजर ना आए, या जब तक खुदा न खास्ता अगर आग लग गई है तो जब तक वो जलने की बू ना आए तब तक उन्हें पता नहीं चलता कि उनके जिस्म जल रहा है। तो इन लोगों को बहुत आमतौर पर इनकी तबई उम्र बहुत कम होती है, इसलिए कि इनके डैमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी हड्डियां टूट जाएं तो उनको पता नहीं लगता कि हड्डी टूट गई है। अच्छा, टेम्परेचर सेंसिंग ये एक अलग से काबिलियत है, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग काबिलियत है। और हमें बहुत देर में ये इल्म हुआ कि जिसमें टेम्परेचर की सेंसिंग कैसे होती है। ये नोबेल इनाम ये जो रिसेप्टर्स हैं, टीआरपी रिसेप्टर्स, इनकी दरियाफ्त रिसेंटली हुई है। उन पे नोबेल इनाम 2021 में दिया गया था। और इत्तेफाक ऐसा है कि 2021 में जो बायोलॉजी वगैरह का नोबेल इनाम होते हैं, वो दो अलग अलग लोगों को अलग अलग सेंसर्स डिटेक्ट करने के लिए दिए गए, और दोनों यानी जिस्मानी सेंसर्स की डिटेक्शन थी। एक नोबेल इनाम था वो जो टच जैसे पिएज़ो सेंसर मैंने बताए थे, उनकी दरिया पर दिया गया। और दूसरा जो है वो ये जो टेम्परेचर, ये जो टीआरपी सेंसर जिन्हें कहते हैं, इन सेंसर्स की दरियाफ्त पे दिया गया। अच्छा, अब ये जो टीआरपी सेंसर्स हैं, ये भी अगर हम वर्टेब्रेट्स की बात करें और खास तौर पे इंसान की बात करें, तो इनकी कई किस्में हैं अलग अलग, जो अलग अलग टेम्परेचर रेंज को डिटेक्ट करती हैं। यानी इनमें होता ऐसा है कि टेम्परेचर एक रेंज के दरमियान हो तो वो आयन चैनल खुल जाते हैं, जिससे वो फिर पल्स बनती है, जिससे दिमाग को सिग्नल जाता है कि टेम्परेचर इस रेंज में है, राइट। तो 25 डिग्री के आसपास अगर हो तो वो अलग सेंसर है। 70 डिग्री के से नीचे हो तो वो अलग सेंसर है। यानी सर्दी, ठंडी चीज और गर्म चीज को डिटेक्ट करने के सेंसर बिल्कुल एक से हैं। अगर 43 डिग्री तक का हो तो वो अलग है। 52 डिग्री तक हो यानी वो बिल्कुल जलने की जो है, एक्सट्रीम हीट जिसे कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये बहुत हैवीली माइलिनेटेड इनके नर्व्स होते हैं, यानी दिमाग तक इनका सिग्नल बहुत तेजी से जाता है। तो जो TPRM1 है, अब ये TPR के बहुत सारी किस्में होती हैं। ये बहुत पुराना है, वर्टेब्रेट्स में, तमाम वर्टेब्रेट्स में है। ये तकरीबन 50 करोड़ साल पहले इर्तिका पजीर हो चुका था। अ, ये हशरात में नहीं है, क्योंकि ये वर्टेब्रेट्स में इर्तिका पजीर हुआ था। हशरात में टेम्परेचर डिटेक्ट करने की काबिलियत जो है वो अलग से पैदा हुई है। अच्छा, अ, सांपों में एक इंटरेस्टिंग ये काबिलियत है कि वो इंफ्रारेड डिटेक्ट करते हैं
अब उसे आप देखना कहेंगे या टेम्परेचर डिटेक्ट करना कहेंगे, वो एक अलग बहस है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि सांप के दिमाग में वो जो इमेज बनता है इससे, या जो फीलिंग आती है वो कैसी आती है। लेकिन बहरहाल उनमें ये सेंसर जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और ये बाकायदा एक मैप बनाता है, इंफ्रारेड मैप। यानी एक सिर्फ इंडिविजुअल सेंसर नहीं है, बल्कि एक पूरी सरफेस है जिससे वो अलग अलग मुख्तलिफ इर्द गिर्द के जो टेम्परेचर है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो उसको उसका मैप उनके जहन में बन सकता है। नेकेड मोल रैट्स हैं, वो एक अलग जानवर है, उनमें ये अलग से काबिलियत है। और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि चलो यही बात कर लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा डिटेल में और बात करेंगे कि ये जो TPRM-1 सिस्टम है, जो हीट को डिटेक्ट करता है, जो 17-18 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड की हीट है, यही अ, मिर्चों की जो हमें प्रेजेंस है, मिर्चों में एक केमिकल होता है, जिसे गालिबन मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है, कैप्सेसियन के साथ कहते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैप्सेसियन। वो केमिकल ऐसा है कि वो TRP-1 सेंसर को छुए, यहाँ पे आकर लगे, तो ये सेंसर फायर करने लगते हैं। तो मिर्चों में जो एक केमिकल होता है कैप्सेसिन, वो हमारे जिस्म पे, खासतौर पे हमारे जबान पर जो ये सेंसर हैं, इनको लगे तो हमें हरारत का एहसास, यही बाज़ औक़ात लोगों को पसीना आ जाता है, क्योंकि जिस्म उसको हरारत के तौर पे डिटेक्ट करता है। परिंदों में ये नहीं है, हशरात में ये नहीं है, इसलिए हशरात और परिंदे मिर्चें बहुत आराम से खा सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। तो ये एक इर्तिकाई समझ लीजिए कि मैकेनिज्म है कि चूंकि परिंदों से बीज फैलते हैं मुख्तलिफ अनाज वगैरह के, तो मिर्चों में ये एक केमिकल इवॉल्व हुआ, जो वर्टेब्रेट्स खाएं तो उन्हें जलन महसूस होती है, लेकिन परिंदे खाएं तो उन्हें जलन महसूस नहीं होती। इसके अलावा एक और सेंस है जो इंसानों में बिल्कुल नहीं है, जो अ, कई दूसरे वर्टेब्रेट्स में है, लेकिन इंसानों में या एप्स में या प्राइमेट्स में नहीं है। मछलियां इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। और ये भी मछलियों में शिकार ढूंढने का एक तरीका है कि अगर कोई शिकार है, उसका दिल धड़क रहा है, उसके दिल के धड़कने से, दिल के धड़कने से, चूंकि उसमें कैल्शियम के और पोटेशियम के और सोडियम के आयन इन्वॉल्व होते हैं। खासतौर पे कैल्शियम आयन मसल्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और दिल जो है तेजी से धड़कता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज तब्दील हो रहा होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील हो रहा होता है। और वो तब्दीली इलेक्ट्रिक फील्ड की मछलियां बहुत दूर से डिटेक्ट कर लेती हैं, और इससे उनको पता चल जाता है कि कोई शिकार है। तो जेलीफिश, जो हमसे 1 अरब साल पहले से उनके अजदाद अलग हो चुके हैं, उनमें ये काबिलियत इस कदर ज्यादा है कि वो 0.005 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर की जो ग्रेडियंट है, यानी समझ लीजिए कि नैनो वोल्ट। इंसान जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी को हाथ लगाए, हमें कुछ पता नहीं चलता, राइट। यहाँ बात कर रहे हैं नैनो वोल्ट्स में, यानी वोल्ट्स के बाद जो उसका हजारवां हिस्सा उसको मिली वोल्ट कहते हैं, मिली वोल्ट का हजारवां हिस्सा उसको माइक्रो वोल्ट कहते हैं, माइक्रो वोल्ट का हजारवां हिस्सा उसको नैनो वोल्ट कहते हैं। तो 5 नैनो वोल्ट पर सेंटीमीटर का डिफरेंस वो डिटेक्ट कर सकती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फिश हैं, उनमें दो अलग अलग किस्म के इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं। प्लेटिपस, जो कि समझ लीजिए कि बहुत कदीम वर्टेब्रेट है, लेकिन बाकी वर्टेब्रेट से इसमें बहुत सी चीजें मुख्तलिफ है, क्योंकि इनके अजदाद बहुत ही पहले अलग हो गए थे। मतलब वर्टेब्रेट के अलावा ये मतलब टेट्रापॉड में है, खुश्की का जानवर है, जो पानी और खुश्की दोनों में रहता है। लेकिन इसमें भी इसकी जो चोंच है, इसमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन होती है, और ये भी अपना शिकार पानी में जब ढूंढता है, तो वो इलेक्ट्रो सेंसर्स के जरिए ढूंढता है।
तो टैक्टाइल सेंसिटिविटी यानी छूने की हिस्स जो है ये मुख्तलिफ जानवरों में मुख्तलिफ होती है और इंसानों में भी मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ होती है। यानी इंसान की फिंगर टिप जो है, खासतौर पे बिल्कुल जो टिप है इसकी, ये 2 मिलीमीटर का भी फर्क हो तो वो उसको महसूस कर लेती हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे थाइस पर यानी या हमारी बैक पे ये सेंसर बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनमें हमारी जो बैक है उस पे 40 मिलीमीटर के फासले पर दो अगर अलग अलग सुइयां जब हो जाएं तो हम उनको एक ही सुई के तौर पर डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे सेंसर इस कदर कम है कि वहां पे इतनी ग्रेजुएशन नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ जानवर जो हैं इनमें ये खासियतें मुख्तलिफ होती हैं। स्टार नोज्ड मोल सबसे ज्यादा सेंसिटिव इसका मुंह होता है, जो इस कदर हसास है कि ऑलमोस्ट लाइक माइक्रोमीटर्स का फर्क को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ जानवरों में ये टच सेंसिटिविटी मुख्तलिफ होती है, जो जाहिर है उनके इर्तकाई जो उनके प्रेशर्स थे उससे इर्तका पजीर हुई है। अ, बहुत से जानवरों में, जैसे चूहों में खास तौर पे ये होता है, कुत्तों में, बिल्लियों में इनके मुंह के आसपास खास एक बाल होते हैं जिन्हें विस्कर्स कहा जाता है। ये विस्कर्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ये जानवर इनको शिकार ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और मतलब ये इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि हवा में जो थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है उसको उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। कुछ हशरात में तो झींगर वगैरह जो हैं उनमें उनका जो एंटेना है उनमें बेसिक मैकेनिज्म यही होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अब ये जो चूहों में ये सेंसिटिविटी जो है वो तकरीबन 3 से 12 हर्ट्ज तक के जो अ, तब्दीली है उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो उनके आसपास अगर कोई, जैसे अगर कोई बिल्ली आ रही है, बिल्ली के चलने से जो हरकत पैदा होती है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वहां से भाग जाते हैं। या इनका जो 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 ये छोटे मोटे जो ये लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं उनकी हरकत ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ जानवरों में ये विस्कर्स से डिटेक्ट करने की काबिलियत जो है मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये बाकी जो सेंस मैकेनिज्म है उनसे बिल्कुल अलग है। ये समुद्री जानवरों की हमने बात की थी। मैं मुख्तसर से बात करूंगा, बात ज़रा लंबी हो रही है। कैटफिश में हमने पहले बात की थी कि उसके पूरे जिस्म पे सेंसर्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ साथ टच रिसेप्टर पूरे जिस्म पर होते हैं उसके। स्टारफिश में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑक्टोपस की हमने बात की थी कि उसके जो ये सकर्स हैं, हर सकर में हजारों की तादाद में टच सेंसर्स होते हैं। तो ये अलग अलग जानवरों में ये काबिलियत जो है वो उनके अपने जो माहौल है उनसे पैदा हुई थी। इंसानों की अगर हम बात करें तो फिंगर टिप्स पर ये जो सेंसर्स हैं ये सबसे ज्यादा होते हैं। इंसान की फिंगर टिप जो है वो और होंठ, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, जो मामूली सी टच को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इंसान की फिंगर टिप जो है वो कुछ लोग खासतौर पे बच्चों में 0.005 मिलीमीटर की तब्दीली बर्दाश्त कर डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे उंगली फेर रहे हैं तो स्किन या जो जिस सरफेस पे उंगली फेर रहे हैं उस पे, अब ये हम माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं कि यानी 5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, इस किस्म की अगर वेरिएशन हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ ये सेंसिटिविटी कम होती जाती है, तो मेरी स्किन जो है वो इस कदर फाइन जो ग्रेजुएशन है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। कुछ जानवरों में जैसे अभी हमने नेकेड मोल रेट की बात की थी या स्टार नोज्ड मोल की बात की थी, अ, इनमें विजन इस कदर अहम नहीं, क्योंकि ये जो जानवर है ना, स्टार नोज्ड मोल या नेकेड मोल रैट, ये सुरंगें बनाकर उनमें रहते हैं, यानी वहां पे हर वक्त अंधेरा होता है। और हमने पहले बात की थी कि जो जानवर मुकम्मल तौर पर अंधेरे में रहते हैं उनमें इर्तिकाई प्रेशर ये होता है कि उनकी आंखें जो हैं वो बहुत अ, अ, कमजोर हो जाती हैं, वो ज्यादा काम नहीं करती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो अब लेकिन और सेंसेस उनकी जगह ले लेती हैं। तो अब ये दुनिया के जानवरों में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव अगर कोई उज्व है तो ये स्टार नोज्ड मोल का मुंह है। ये उसका मुंह है, ये इसको स्टार नोज कहते हैं कि उसका नाक जो है वो स्टार की शक्ल का होता है।
और इसमें 22 ये अलग-अलग टेंटिकल हैं। और उनमें से हर एक में 25,000 से ज़्यादा सेंसर्स होते हैं। तो उस वजह से अंधेरे में भी ये अपना शिकार बहुत आसानी से तलाश कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने बात की थी कि कुछ मछलियाँ जो केव्स में हज़ारों सालों से रह रही हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है, उनकी आँखें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसके बरक्स उनके टच सेंसर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं। अच्छा, टच की एक और किस्म है, जिसे सोशल टच कहा जाता है। तो सोशल टच जो है, ये अब हमें पता है कि इंसान में बच्चों को टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, माँ की टच, घर वालों की टच। ऐसे तजुर्बात किए गए हैं जिनमें इंसानों पे तो नहीं, लेकिन दूसरे जानवरों पे, कि अगर इन्फेंट अगर कोई मंकी है, बंदर, उसके इन्फेंट को, यानी बिल्कुल नौज़ायदा बच्चा जो है, उसको माँ से अलग कर दिया जाए, तो उन उनकी काबिलियत सोचने समझने की, सेंस करने की इस कदर मुतासिर होती है कि वो फिर नॉर्मल माहौल में ज़िंदा ही नहीं रह सकते। यानी वो, उनको फिर ये पता नहीं चलता कि दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। छूने की हिस्स उनकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। एक दूसरे से इंटरैक्ट करने की हिस्स खत्म हो जाती है। और हमें इन तजर्बात से ये भी इल्म हुआ कि अ, पहले ये समझा जाता था कि बच्चों को माँ की ज़रूरत जो है, वो इसलिए होती है कि बच्चे माँ का दूध पीते हैं। तो ये तजर्बात किए गए कि किसी नौज़ायदा जानवर को माँ से अलग करके उसे 2 अलग-अलग जिस्म दिए गए। एक अ, बहुत क्रूड किस्म का, यानी लोहे के जाले से मोटे-मोटे जंगले से बना एक जिस्म, जिसमें उसको दूध मिलता था, यानी उसमें दूध की बोतल उन्होंने नस पी थी और उसमें निप्पल थे, उससे दूध मिलता था। और एक बिल्कुल नर्म, जो जैसे माँ का जिस्म होता है, वैसा समझ लीजिए कि एक माँ के साइज़ का एक खिलौना। तो उन्होंने देखा कि बच्चा जो माँ के साइज़ का खिलौना है, जो नर्म है, उसके साथ चिमटा रहता है। और दूसरा जो लोहे से बना जिस्म है, जिसमें दूध है, सिर्फ़ उस वक़्त वहाँ जाता है जब उसको दूध की ज़रूरत होती है। तो उससे उन्हें पता चला कि टच किस कदर अहम है। और टच से जो सेंसर जो फायर करते हैं, उससे दिमाग में ऑक्सीटोसिन ख़ारिज होता है, जो कि एक हार्मोन है जो बॉन्डिंग और मोहब्बत पैदा करता है। तो ये ख़ास किस्म के न्यूरॉन हैं, टैक्टाइल न्यूरॉन जिसे कहते हैं, ये बाकी जो छूने की हिस्सा है उससे बिल्कुल अलग है, जो सोशल टच को डिटेक्ट करते हैं और बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सॉफ्ट टच को ये डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो टच की सेंस है, ये सिर्फ़ इंसानों और जानवरों में नहीं है, ये परिंदों में भी मौजूद है। परिंदों में कुछ, सॉरी, परिंदों नहीं, मैं पौधों की बात कर रहा हूँ। कुछ पौधे, गोशवार पौधे हैं, उनमें तो अ अभी हमने एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड किया था ज़फ़र खान साहब के साथ, जिसमें उन्होंने तफ़सील से बात की थी वीनस फ्लाई ट्रैप की। अगर आपको मौका मिले तो साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर वो अपलोड किया है, या इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा, कि वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे काम करता है। इस पे अभी रिसेंटली रिसर्च आई है। लेकिन बुनियादी जो नुकता है वो ये है कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ये वो पौधा है जिसमें अगर जो पत्ते इसके इस किस्म के होते हैं कि इसमें कोई मक्खी वगैरह या कोई और कीड़ा आके इसके ऊपर बैठे, तो ये पत्ते बंद हो जाते हैं और वो अंदर मुक़य्यद हो जाता है, और फिर इसके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो उस कीड़े को मार के उसके जिस्म से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। तो ये जो बंद होने का जो मैकेनिज्म है, ये इसके यहाँ पे जिस्म पे अंदर की तरफ छोटे-छोटे बाल होते हैं, और अगर कोई कीड़ा उनमें से 2 बालों को टच करे, अगर 1 बाल को टच करे तो वो ट्रिगर नहीं होता, 2 बालों को टच करे, तो फिर वो एक ट्रिगर होता है जिससे कैल्शियम आयन्स की वेव बनती है, और उसके वो एक अलग बहस है, आप वो वीडियो देखेंगे तो उसको डिटेल में आपको पता चलेगा। तो बुनियादी नुकता ये है कि पौधों में भी टच सेंसिटिविटी होती है। इसी तरह ये छुई-मुई के पौधे हैं, जिसे यानी टच मी नॉट भी कहा जाता है बाज़ औक़ात। इसके पत्तों को अगर हम छुएँ तो वो फ़ौरन बंद हो जाते हैं। उनमें भी यही मैकेनिज़्म होता है कि उनको छुएँ तो उनमें टच सेंसर होते हैं, जिससे कैल्शियम आयन्स की वेव पैदा होती है, जिससे फिर वो मैकेनिज़्म फ़ाल होते हैं, जिससे बंद हो जाते हैं।
इसके अलावा आपने वो बेलें देखी होंगी, जो बेलें दीवारों के ऊपर या कोई और जिसमें उसके इर्द-गिर्द इनके लंबे-लंबे रेशे होते हैं, जो किसी जिस्म के गिर्द लिपट जाते हैं, उससे वो बेलें ऊपर चढ़ती हैं, राइट? अब ये जो मैकेनिज़्म है, ये भी टच सेंसिटिविटी की वजह से होता है कि ये लंबे से ऐसे रेशे बनते हैं और वो हवा में मुअल्लक होते हैं, झूल रहे होते हैं, यानी हवा से इधर-उधर झूल रहे होते हैं। लेकिन वो किसी चीज़ को टच करें, तो वहाँ पे वो सेंसर जो फायर करते हैं, जिससे वो फिर गोल घूमने लगते हैं और वो फिर उसके इर्द-गिर्द लिपट कर उसके इर्द-गिर्द एक मजबूत एंकर बना लेते हैं। ये मैंने बात कर दी ऑलरेडी कि बच्चों के लिए ये टच सेंसिटिविटी किस कदर अहम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। तो बुनियादी नुकता जो है वो ये है कि हमारे लिए, इंसानों के लिए ह्यूमन टच बहुत ज़्यादा आम है। इसीलिए हमारे जिस्म पर कई मुख्तलिफ किस्म के टच सेंसर हैं, जिनमें कुछ तो मैकेनिकल प्रेशर है उसको डिटेक्ट करते हैं, कुछ जो है वो हरकत है, मैकेनिकल हरकत उसको डिटेक्ट करते हैं, यानी हमारे जिस्म को कोई चीज़ छू रही है, जिस्म पर हरकत कर रही है, जैसे जिस्म पर कोई कीड़ा-मकोड़ा चल रहा हो तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हैं। उसके अलावा, टच सेंसर्स के अलावा हमारे जिस्म में टेम्परेचर सेंसर्स हैं, हमारे जिस्म में सोशल टच है, वो डिटेक्ट करने के सेंसर्स हैं और फिंगर टिप्स पर ख़ास तौर पर इस कदर डेंस हैं कि हम 5 माइक्रोमीटर की हाइट, यानी सतह पे 5 माइक्रोमीटर की डिस्कंटिन्यूटी उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। और फिर सेंसर्स में कुछ सेंसर हैं जो माइलिनेटेड फाइबर से दिमाग तक जाते हैं, बहुत तेज़ी से दिमाग तक पहुँच जाते हैं। ये जो हैं, जो डेंजर का सिग्नल लेके जाते हैं और कुछ जो हैं वो स्लो होते हैं। तो बुनियादी तौर पर जो पूरी जो एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बनती है, वो ये बनती है कि तकरीबन 4 अरब साल पहले, 3.8 अरब साल पहले अ, प्रोकैरियोट्स को लिए इर्तिका पज़ीर हुए। उनमें भी वो चैनल थे जो मैकेनिकल प्रेशर डिटेक्ट करते हैं ताकि वो पानी की कंसंट्रेशन को रिलीज़ कर सकें, आयन कंसंट्रेशन को रिलीज़ कर सकें, जिससे पानी खारिज हो जाए, राइट? फिर जब यूकेरियोटिक खुलिया बने और वहाँ से अ, उन यूकेरियोटिक खुलियों में 80 करोड़ साल पहले वो सेंसर्स इर्तिका पज़ीर हुए, जिन्हें पियाज़ो चैनल्स कहा जाता है, जो प्रेशर से डिफ़ॉर्म होके वो चैनल खुलते और बंद होते हैं। फिर जब कसीर खलवी जानवर बने, तो 60 करोड़ साल पहले वो सादा जानवरों में वो खलिये इर्तिका पज़ीर हुए, जो अ, जानवर के मुख्तलिफ हिस्सों पर होते हैं और वो जानवर को ये बताते हैं कि उसके फ्रंट पे टच हुआ है या उसके बैक पे टच हुआ है और ये बहुत फ़ास्ट एक्टिंग है, ताकि अगर कोई खतरा हो तो जानवर तेज़ी से रिएक्ट कर सके और आगे उसके अगर कोई टच करे तो जानवर मुड़ के पीछे की तरफ भागते हैं, पीछे के हिस्से को टच करे तो वो आगे की तरफ तेज़ी से भागते हैं। ये बहुत सादा जानवर जो हैं सी एल्गन टाइप के, जिनमें सिर्फ लेदे के 6 टच न्यूरॉन हैं, लेकिन वो इतना काम ज़रूर करते हैं कि उस जानवर को खतरे से बचा देते हैं। फिर तकरीबन 50 करोड़ साल पहले जब ये कसीर खलवी जानवरों में भी वर्टेब्रेट्स से काबज़ीर हुए, तो मछलियों में वो एक लैटरल लाइन सिस्टम बना जो पानी में हरकत को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये वही हेयर सेल हैं जो हमारे कानों में आजकल यानी बाकी वर्टेब्रेट्स में अब कानों में फ्लूइड की डिटेक्शन की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, राइट? तो ये इर्तिकाई ताल्लुक आप देख सकते हैं कि मछलियों में वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे थे और फिर जब कानों का इर्तिका हुआ तो बिल्कुल वही सेल, वही मैकेनिज्म और वो पानी में ही, आपको पता है कोक्लिया की बात की थी जिसमें और वो जो एक ईयर ड्रम से एम्पलीफाई होती है मैकेनिकल, आपको याद होगा कि 3 हड्डियाँ हैं जो एम्पलीफाई करती हैं, उससे फिर वो कोक्लिया में जो लिक्विड है वो हरकत करता है, राइट? अब उस हरकत को डिटेक्ट करने के लिए जो वो फाइबर्स हैं और जो रिसेप्टर्स हैं वो बिल्कुल वही हैं जो मछलियों में 50 करोड़ साल पहले मौजूद थे। फिर टेट्रापॉड जब आए तो मैकेनो रिसेप्टर्स की भी नई किस्में इर्तिका पज़ीर हुई। फिर मैमल्स जब हुए तो उनमें वो
चारों किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद थे जो टेट्रापॉड्स में थे, लेकिन उसके अलावा उन्हीं की म्यूटेशन से नई किस्म के मैकेनिकल रिसेप्टर्स इर्तिका पजीर हुए। फिर प्राइमेट्स में वो फिंगर टिप की स्किन पे जो मैंने बात की थी, अलग किस्म के सेंसर्स हैं, वो इर्तिका पजीर हुए। सोशल टच के जो न्यूरॉन्स हैं वो इर्तिका पजीर हुए। तो इस तरह से आज इंसानों में हाथों से लेके और होंठों से और बाकी जिस्म पर मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन में ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, और हमारे थाइज पर और हमारी बैक पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, लेकिन हसास हिस्सों पर जैसे उंगलियां हैं, जैसे होंठ हैं, जैसे हमारे जिनसी अज़ा हैं, उन पर ये रिसेप्टर जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और बेसिकली जो टच का मैकेनिज्म है वो यही है कि मैकेनिकल वेरिएशन से चैनल खुलते या बंद होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर स्टडी के लिए वही किताबें हैं जो पहले मैंने आपको बताई थी। ये साइंस की दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया लिंक्स हैं, और इनमें एक लिंक जो मैंने ऐड किया है वो आपको मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि अब हमारा एक फेसबुक पेज भी बन गया है, तो पेज का लिंक भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो ये आज का लेक्चर था। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कीजिए। जी, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सवाल ज़रूर पूछें और इस सेशन को मज़ीद दिलचस्प बनाएं। तो जब तक सवाल इकट्ठा होते हैं, मैं आपको फिर ये अर्ज़ कर दूं कि एक तो ये कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके तमाम लेक्चर्स रज़ा साहब का जो वीडियो चैनल है उस पर भी हैं, उसके अलावा साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर भी हैं, जिसका लिंक मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आपको जब भी मौका मिले, आपको अगर कुछ सवाल हो पुराने लेक्चर्स के बारे में या आज के लेक्चर के बारे में, तो आप साइंस की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे या राजा साहब के चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अब जो हिस्सियात की जो सीरीज थी वो तो मुकम्मल हो गई है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हिस्सियात की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और जो नर्वस सिस्टम है और जो दिमाग है उसका इर्तिका कैसे हुआ। उसके बाद फिर हम बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स पर बात करेंगे, और फिर हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर बात करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे हासिल की जाती है, इसको प्रोसेस किया कैसे किया जाता है, उससे जो नताइज निकाले जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं, और ये नताइज काबिल एतमाद क्यों हैं। अभी जो मैंने जिक्र किया था कि हमारे कानों में जो सेंसर्स हैं वो बिल्कुल वही हैं जो मछलियों में सेंसर्स हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये वही हैं, राइट। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हमने इनको स्टडी किया है, और वो हमें उससे मालूम हुआ। तो वो फिर हमें ये कैसे पता चला कि हमारे डीएनए में फलां जीन और मछली के डीएनए में फलां जीन, और बिलफर्ज अगर हम ऑक्टोपस की बात करेंगे तो उसके डीएनए में फलां जीन वो बिल्कुल एक से हैं। तो ये स्टडी कैसे होती है, ये कंपैरेटिव स्टडी कैसे होती है, उससे फाइलोजेनेटिक ट्रीज कैसे बनाए जाते हैं, ये सब जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फील्ड है। तो इंशाल्लाह इस पे भी बात होगी, और आपकी दिलचस्पी के मुनासबत से हम फिर ये आगे फैसला करेंगे कि किस मौजू पर कितने लेक्चर होने चाहिए। जी, पहला सवाल हमारे पास है लियाकत नवाज साहब का। ये जी, हमसे पूछ रहे हैं, थ्रू विच सेंस वी डिटेक्ट थर्स्ट। बहुत उम्दा सवाल है। थर्स्ट की कोई एक सेंस नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हैं। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि हमारे जिस्म में कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे जिस्म में मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये कई मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हैं। एक तो हमारे दिमाग में इस किस्म के सेंसर्स हैं, हमारे गुर्दों में इस किस्म के सेंसर्स हैं, जो डायरेक्ट जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सेंसर हैं जो डायरेक्टली खून की कॉन्सेंट्रेशन को हर वक्त नाप रहे होते हैं।
मैंने वो उन सेंसर्स की बात नहीं की, इसलिए कोई बात बहुत लंबी हो जाती। हमारे खून की पीएच, यानी उसमें एसिडिटी है या उसमें वो बेस साइड पे जा रहा है, पीएच को बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल किया जाता है, राइट। तो बहुत से सेंसर्स ऐसे हैं जो खून के मुख्तलिफ खसूसियात को हर वक्त चेक कर रहे होते हैं। उसमें एक जो खसूसियत है वो कि खून की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, विस्कोसिटी कितनी है, राइट। तो वो एक सेंसर है, वो अलग है। उसके अलावा फिर गुर्दों में जब ये फिल्ट्रेशन हो रही होती है, तो गुर्दों में सेंसर्स हैं जो ये साथ साथ सेंस कर रहे होते हैं कि खून कितना विस्कस है, यानी उसके खून के गाढ़ापन कितना है, राइट। तो वहां से ये सिग्नल जाते हैं जो दिमाग को जाते हैं। फिर जाहिर है कि हमारा हलक, उसमें डायरेक्ट सेंसर होते हैं जो हमारे हल्क में, हमारे मुंह में, हमारे जुबान पर जो ह्यूमिडिटी है, यानी माया है, वो कितना है। हमारे जो थूक के सेंस जो वो है, जो थूक बनाते हैं, राइट, उनमें थूक बनाने की काबिलियत डायरेक्टली खून में पानी की कंसंट्रेशन से कंट्रोल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी थूक कम होगी उतना मुंह खुश्क होगा, वो मैसेज दिमाग को जाएगा। तो बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिनसे दिमाग को ये इल्म होता है कि इसके अलावा मैदे में ये सेंसर होते हैं कि मैदे में जो मटेरियल है वो कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, यानी उसका जो तनासब है सॉलिड लिक्विड का वो क्या है। तो बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से होता है, और एक तरीका नहीं है, इसमें रिडंडेंसी है। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो तो ये कहा जाता है कि आप पानी आहिस्ता आहिस्ता पिएं, एकदम बहुत पानी ना पिएं, क्योंकि जो थर्स्ट के सेंसर्स हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन बहुत देर में पहुंचती है कि पानी जिस्म में आ चुका है, राइट। क्योंकि जो खून की कॉन्सेंट्रेशन वाले सेंसर हैं, पानी को मैदे से खून में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो जब तक खून में पानी नहीं जाएगा, खून के सेंसर ये बताते रहेंगे कि पानी की कंसंट्रेशन कम है और प्यास का एहसास रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लें इस असम्पशन पर कि अभी तक हमें प्यास लगी है, तो फिर जब वो सारा का सारा पानी जब खून में जाएगा तो खून में पानी की कंसंट्रेशन ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिससे ये जो पोटेशियम आयन की मैंने बात की थी, न्यूरॉन के फायर के लिए पोटेशियम आयन्स की और कैल्शियम आयन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अगर कंसंट्रेशन कम हो जाए तो न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं, मसल काम करना बंद कर देते हैं। तो वाटर टॉक्सिसिटी इसी को कहते हैं कि कोई शख्स को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी ले, क्योंकि प्यास का एहसास बहुत देर में जाता है, पानी जिस्म में बहुत तेज़ी से जाता है। तो बहरहाल आपका जवाब लंबा हो रहा है कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे दिमाग ये सेंस करता है कि हमारे जिस्म में पानी की कमी है, और उससे फिर दिमाग वो एहसास पैदा करता है जिसे हम प्यास कहते हैं। जी, अगला सवाल। जी, आगे सादिया अफजल साहिबा आपसे दरख्वास्त करिए। काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर न्यू अराइवल्स ऑन दिस मीट वेन्यू। थैंक्स रिस्पेक्टेड सर कदीर कुरैशी। बहुत शुक्रिया जी ज़रा नवाजी का। मैं कोई बहुत ऐसा तोप किस्म का बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बायोलॉजी मेरा फील्ड नहीं है वैसे। मेरा फील्ड जो है वो कंप्यूटर चिप डिज़ाइन है। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। लेकिन यह है कि मुझे बहुत अरसे से बायोलॉजी में दिलचस्पी रही है, साइंस में दिलचस्पी रही है। साइंस कम्युनिकेशन आजकल मेरा जो मेन फील्ड है, क्योंकि अपने जो इंजीनियरिंग है उससे तो मैं रिटायर हो चुका हूँ तकरीबन साल डेढ़ साल पहले। तो अब मेरे सारे का सारा वक्त जो है, मेरी कोशिश होती है कि मैं साइंस कम्युनिकेशन पर अपना वक्त लगाऊं। और साइंस कम्युनिकेशन में साइंस की दुनिया एक चैनल है हमारा, दो बल्कि मुख्तलिफ साइंस की दुनिया दो ग्रुप हैं, उसके अलावा यूट्यूब चैनल है। किताबें बहुत सी हम शाया कर रहे हैं जो मैंने पिछले 10-12 साल में जो साइंसी आर्टिकल लिखे हैं उनको कंपाइल करके। तो 12-13 साल से गालिबन अगस्त में 14 साल हो जाएंगे साइंस की दुनिया को इस्टेब्लिश हुए। तो 14 साल से मैं साइंस पे लिख रहा हूँ, लेकिन साइंस में इंटरेस्ट मेरा शुरू से रहा है। और साइंस में हर मुमकिन तरीके से पढ़ता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ। जैसे जब मैं वॉक पे जाता हूँ तो मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ उस वक्त। और उस ऑलमोस्ट सारी सारी साइंस पे होती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हर तरीके से आप तक मुस्तनद साइंस पहुंचाया जाए। और साइंस चूंकि इतना बड़ा फील्ड है और इतनी तेजी से तब्दील हो रहा है, तो अप टू डेट रहने के लिए मुझे
बहुत सा वक्त किताबें पढ़ने में, लेक्चर सुनने में, पॉडकास्ट सुनने में, किताबें, ऑडियो बुक सुनने में बहुत सा वक्त इसमें लगता है। फिर थोड़ा ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, इसके एक तो ये वीकली लेक्चर सीरीज है, उसके अलावा फेम साइंस एक सीरीज है जिसमें हम वीडियो सूरत में साइंसी सवालात का जवाब देते हैं। उसके अलावा एक मेरी सीरीज चल रही है आजकल, वो थोड़ा उस पर काम कम किया हुआ है, साइंसी मुगालते के नाम से, कि साइंस के हवाले से लोगों को जहन में जो मुख्तलिफ मिसकंसेप्शंस हैं उनका अजाला किया जाए। तो वो यूट्यूब चैनल पर पूरी एक सीरीज मौजूद है जिसमें इंशाल्लाह मज़ीद काम होगा। आजकल जो मेरा काम है वो ज़्यादातर वो इर्तिका के हवाले से है, क्योंकि बदकिस्मती से है पाकिस्तान में इर्तिका के खिलाफ बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है और इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो मेरी कोशिश होती है कि इर्तिका के बारे में दुरुस्त साइंसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। उसके बाद आपको इस नज़रिए को तस्लीम करना है नहीं करना वो हर शख्स का ज़ाती फैसला होता है। अगरचे साइंसी नज़रियात में तस्लीम करना ना तस्लीम करना भी ये बेमानी चीज़ें हैं। साइंस जो है वो हक़ाइक़ का बयान होती है, तो हक़ाइक़ को कोई मैं तस्लीम करूँ ना करूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये मुख्तसर सा तारुफ था, तो मेरी कोशिश बस ये होती है कि आप तक दुरुस्त और मुस्तनद साइंसी इंफॉर्मेशन हर मुमकिन तरीके से पहुँचाऊँ। जी, अगला सवाल? अगला सवाल हमारे पास यास्मीन नियाज़ी साहिबा का है। ये पूछ जी। रहे हैं, सर व्हाई अ डायबिटिक पर्सन स्टॉप्स रिसीविंग पेन सेंसेशंस फ्रॉम हिज फुट? ये भी बहुत ही उम्दा सवाल है। और ये यानी थोड़ा-सा पेचीदा सवाल भी है, क्योंकि ये बहुत इन्वॉल्व्ड प्रोसेस है। तो पहली तो बात आप ये ज़हन में रखिए कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में दौरान खून की मिकदार मुख्तलिफ होती है, राइट? अ, आम तौर पे अ, पाँव तक खून थोड़ा कम पहुँचता है, उँगलियों तक खून थोड़ा कम पहुँचता है, अनलेस कि हम वो चल रहे हों, पैदल चल रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों। यही वजह है कि सर्दियों में आपको पता है हाथ-पाँव जो है वो सबसे ज़्यादा जल्द ठंडे हो जाते हैं, राइट? तो एक तो वो वजह है कि खून के दौरान थोड़ा-सा कम होता है। फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं, आम तौर पे वो लोग होते हैं जो एक्सरसाइज भी नहीं करते, जिन्होंने सारी सारी उम्र एक्सरसाइज नहीं की होती। तो एक्सरसाइज ना करने से जो इंसान के जिस्म में जो खून के शरेयानें हैं, वो तंग हो जाती हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे लिम्स हैं, आउटर लिम्स, पाँव, हाथ वगैरह, जो हमारे दिल से बहुत दूर हैं, यानी उन तक शरेयानों की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे ये जो तंगी है सबसे ज़्यादा होती है। फिर ये है कि जो डायबिटिक होते हैं, उनमें ज़ाहिर है कि खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है, और ग्लूकोज़ जो है वो अ न्यूट्रिएंट होता है, राइट? तो आम इंसान की सेहतमंद है जो डायबिटिक नहीं है, ब्लड शुगर की तादाद, यानी ग्लूकोज जिसे कहते हैं, खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत फाइनली कंट्रोल्ड होती है, राइट? इंसुलिन पैदा होता है जो खून से ग्लूकोज को खलियों में दाखिल कर देता है। इंसुलिन का काम ये है कि अभी हम जो रिसेप्टर की बात कर रहे थे, इंसुलिन के भी रिसेप्टर होते हैं। इंसुलिन जब उस रिसेप्टर पे जाके मिलती है तो वो रिसेप्टर खुल जाते हैं और ग्लूकोज जो है वो खलियों के अंदर चली जाती है। इसका मतलब खून में फिर वो ग्लूकोज नहीं रहती। तो अगर खून में ग्लूकोज मुसलसल ज्यादा रहे, तो ग्लूकोज का एक काम ये होता है कि ये न्यूट्रिएंट है, तो फिर वो जगह जगह एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल होने लगती है, और फिर वो जो जिस्मानी अज़ा हैं वो बेहंगम तौर, अंदरूनी अज़ा जो हैं बेहंगम तौर पर बढ़ने लगते हैं, जिससे जो कारामद अज़ा हैं उन तक खून पहुंचना मजीद कम हो जाता है, राइट? ये उसके अलावा फिर ये होता है कि हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है जो रिपेयर करता है, वो भी चूंकि खून में सारे वो खलिए होते हैं जो मुदाफ़त का काम करते हैं। तो जब खून का दौरान कम हो गया, तो जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसका भी काम कम हो जाता है, इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। अब पाँव तक जो अ, माइक्रो जो हमारे वो होते हैं, खून की रगें होती हैं, बहुत बारीक-बारीक रगें रगें, वो टूटने-फूटने लगती हैं, क्योंकि उनके रिपेयर का काम अब नहीं हो रहा है, इसलिए कि खून जो है वो कम पहुँच रहा है।
तो उससे फिर ये होता है कि खून की सप्लाई मज़ीद कम हो गई। यानी ये एक तरह से विशियस सर्कल है कि जितना शुगर ज़्यादा होगा, उतना एक तो डैमेज ज़्यादा होगा, उतनी ही रगों का डैमेज ज़्यादा होगा, उतना खून की सप्लाई कम होगी, उतना ही हमारी जो मुदाफ़ती निज़ाम है, रिपेयर करने का निज़ाम है, उसकी काबिलियत कम हो जाएगी उसको रिपेयर करने की। तो वो फिर एक विशियस साइकिल बन जाता है जिससे इसे न्यूरोपैथी कहते हैं कि वो न्यूरॉन्स वहाँ पे जो नर्व्स हैं, वो फिर मरने लगती हैं। वहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे, वो अगर पेन का सिग्नल पैदा भी करें, तो वो नर्व्स अब चूँकि वो मर रही हैं न्यूरोपैथी की वजह से, तो वो सिग्नल फिर दिमाग तक नहीं जाता। तो दिमाग को नहीं पता चलता कि वहाँ पे कोई डैमेज है। तो वो इज़ाफ़ी जो मुदाफ़ती रिपेयर मैकेनिज़्म है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता। तो उससे फिर ये है कि न्यूरोपैथी की वजह से वहाँ पे जो छोटा-मोटा ज़ख्म हो जाए वो ठीक नहीं होता, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक स्टेज आ जाती है कि उस इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, यानी खलिए मरने शुरू हो जाते हैं और खलियों का मरना अ, उनको जिस्म से अलग ना किया जाए, तो वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जिससे उसके आस-पास के खलीए भी मरने लगते हैं। इसीलिए अ इन अज़ा को फिर अगर नेक्रोसिस शुरू हो जाए, तो उन अज़ा को काट दिया जाता है ताकि वो जो मरे हुए खलिए हैं, वो टॉक्सिन्स अपने जिस्म के दूसरे हिस्से तक ना पहुँचा सकें। तो बुनियादी तौर पर यही वजह है कि अ, शुगर का कंट्रोल ना किया जाए, तो न्यूरोपैथी होती है और न्यूरोपैथी सबसे ज़्यादा पाँव में शुरू होती है क्योंकि पाँव ख़ासतौर पे उँगलियाँ, पाँव की उँगलियाँ जो हैं वो उनका फ़ासला सबसे ज़्यादा होता है, उनमें खून कम जाता है और वो ये फिर एक विशियस सर्कल शुरू होता है। जी, अगला सवाल। जी, अगला सवाल हमारे पास जनाब असलम खान साहब का है। जी, ये कह रहे हैं, सर आई एम a layman, I just want to understand one point. Are our senses, especially touch and feel, influenced by our hereditary traits or genetic characteristics? जी, बिल्कुल, मैंने अभी बात की थी कि कुछ लोगों में किसी जीनियाती म्यूटेशन की वजह से छूने की हिस बिल्कुल नहीं होती उनमें या आम लोगों से बहुत कम होती है। तो उन्हें कोई चीज़ टच कर रही हो, कोई चीज़ दबा रही हो, प्रेशर की वजह से उनको नुकसान पहुँच रहा हो टिश्यू को, तो उनको नहीं पता चलता है। ख़ास तौर पे एक जो और मैंने वो बात की थी जीनियाती म्यूटेशन कुछ लोगों में होती है जिनमें पेन सेंसेशन नहीं होती। तो उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। तो वो नर्व्स या तो दर्द का एहसास पैदा नहीं करती या फिर ये है कि वो नर्व जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंचा पाती वो सिग्नल, राइट? तो अ, जीनियात का ताल्लुक बहुत गहरा है इससे। कुछ लोगों में आपने महसूस किया होगा जैसे कुछ लोगों में सूंघने की काबिलियत ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है, कुछ में नज़र उनकी अच्छी होती है, कुछ में नहीं होती। इसी तरह टच में भी यही है कि कुछ लोगों में टच सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। कुछ लोगों में स्किन वैसे ही इतनी सेंसिटिव होती है कि छोटा-सा कोई चीज़ टच कर जाए तो उनको दर्द होने लगती है क्योंकि उनके जो ये रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्द फायर करने लगते हैं। बाँस लोगों में कुछ छोटे-मोटे चोट लग जाए तो उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो कम होते हैं। तो ये जीनियाती भी होता है लेकिन जैसे मैंने अभी पहले अर्ज़ किया था कि वर्जिश अगर ना करें तो इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है क्योंकि खून उन तक कम पहुँचता है, खून की रगें जो हैं वो तंग हो जाती हैं। तो इनको अगर न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचे ख़ास तौर पे जो हमारे लिम्ब्स हैं, हाथ-पाँव और हाथों में तो चूँकि काम करते हैं तो वो फिर भी एक्सरसाइज़ हो जाती है। पाँव की एक्सरसाइज जब तक हम चलें ना, जब तक हम डिलिबरेटली एक्सरसाइज ना करें, जब तक हम अ, जॉगिंग वगैरह ना करें या स्विमिंग ना करें तो वो टाँगों की और पाँव की एक्सरसाइज नहीं होती। तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर जो बीमारियाँ हैं ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जीनियाती फैक्टर्स भी हैं और माहौल के फैक्टर्स भी हैं। दोनों दोनों से फ़र्क पड़ता है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास है लियाकत नवाज साहब का। जी, ये पूछ रहे हैं, इफ वी टच कोल्ड मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून that have both been kept in the same room for several hours, why जी। we feel metal spoon more cold? जी। ये भी अच्छा सवाल है लेकिन इसका ताल्लुक टच सेंसिटिविटी या हमारे सेंसर या न्यूरोसाइंस से नहीं है। इसका ताल्लुक फिज़िक्स से है। और वो फिज़िक्स जो है वो यानी जो अ,
मेटल की खसूसियात, और अगर हम लकड़ी की बात करें, लकड़ी का अगर कोई चम्मच है तो उसकी खसूसियात, तो इनकी खसूसियात फ़र्क होती हैं। ख़ास तौर पे इनकी कंडक्टिविटी फ़र्क होती है, राइट? मेटल में बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें चार्ज भी बहुत तेज़ी से हरकत करता है, और इनमें हीट भी बहुत तेज़ी से कंडक्ट होती है, राइट? क्योंकि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। यानी हीट क्या होती है? हीट बेसिकली इंफ्रारेड फोटॉन्स होते हैं, राइट? ये हीट की कम से कम एक किस्म जो है इंफ्रारेड फोटॉन्स होते हैं। तो अ, जब हम किसी जगह टच करते हैं, तो जब हम मेटल को टच करते हैं, तो हमारे हाथ की हरारत, अब मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि हम चूँकि वो ठंडे की बात कर रहे हैं, तो माहौल का दर्जा हरारत हमारे हाथ के दर्जा हरारत से कम है। इसका मतलब लकड़ी का चम्मच और धात का चम्मच, दोनों का टेम्परेचर हमारे हाथ के टेम्परेचर से कम है। उस सूरत में क्या होगा? हरारत हमारे हाथ से लकड़ी में मुंतकिल होगी, और हमारे हाथ से लोहे का जो चम्मच है उसमें मुंतकिल होगी। लेकिन लकड़ी में चूँकि कंडक्टिविटी बहुत इसकी कम है, वो हरारत दूर तक नहीं जाएगी, वो वहीं पे मुक़य्यद रहेगी जहाँ पे हमने टच किया था। धात के चम्मच में वो हरारत बहुत दूर तक चली जाएगी, यानी धात का जो मकामी टेम्परेचर है जहाँ हम टच कर रहे हैं, वो फ़ौरन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो हरारत वहाँ से दूर जाती जा रही है। उसका नतीजा क्या होगा कि हमारी उँगली का जो टेम्परेचर है, जहाँ से हम जिस जगह उँगली की जो जगह धात को छू रही है, हमारी उँगली का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और हमें धात ठंडी महसूस होगी। हालाँकि टेम्परेचर दोनों का बिल्कुल एक सा है। जी, अगला सवाल। जी, सवालात ख़त्म हो गए हैं और आखिर में आपका लियाकत नवाज़ साहब, सादिया अफ़ज़ल साहिबा और इस्लाम ख़ान साहब बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज़ में, मुअद्दबाना अंदाज़ में आपका शुक्रिया अदा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ख़ास तौर पे आप लोग जो इस वक़्त मौजूद हैं, जो लेक्चर सुन रहे हैं। लेकिन उन लोगों का भी शुक्रिया जो लेक्चर को बाद में वीडियो की सूरत में देखेंगे। आप जिन लोगों ने सवालात किए उनका भी बहुत शुक्रिया, और राजा साहब ख़ास तौर पे आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत से, इतनी लगन से इस सीरीज़ को मैनेज करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दिमाग के इर्तिका पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आप अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।